स्टूडेंट्स, मैं प्रगति राय सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट के वीडियो में आप वसा के बारे में पढ़ रहे थे, फैट, जो कि आपका एक पोषक तत्व है। और पहले की वीडियोस में भी आपने पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा था। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि पोषक तत्व मेन आपके 6 हैं। एक रफेस एक्स्ट्रा है जो काउंट नहीं किया जाता है, लेकिन वो भी एक पोषक तत्व है। तो पोषक तत्वों को आप पढ़ रहे हैं, जिसमें आप फैट के बारे में पढ़ रहे हैं, वसा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वसा के बारे में आपने लास्ट के वीडियो में वसा के कार्य तक पढ़ा था कि वसा के क्या क्या फंक्शन है हमारे बॉडी के अंदर। जिस प्रकार से हर एक पोषक तत्व के अलग अलग कार्य हैं, प्राप्ति के स्रोत हैं, उनकी कमी और अधिकता से हमारे शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में आप लोगों ने पहले पढ़ा है। उसी प्रकार से फैट के बारे में भी आप पढ़ रहे हैं। अब जैसा कि आपको दिख रहा है, आगे आपको पढ़ना है वसा की कमी के प्रभाव। अगर वसा की कमी हमारे शरीर में हो जा रही है तो इसके क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे। वैसे हम सभी को पता है कि हमेशा ही कहा जाता है, बचपन से ही कहा जाता है कि जो फैट वाले भोज्य पदार्थ है जिनमें वसा की मात्रा अधिक है, ऐसे भोज्य पदार्थों का सेवन कम से कम करना चाहिए। क्योंकि जो वसी अम्ल है वो अगर हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा एकत्रित हो जाता है तो हमारा शरीर मोटा हो जाएगा, क्योंकि एक लेयर इकट्ठा हो जा रहा है। तो ऐसे में अगर हमारे शरीर में वसा का एक परत बहुत ज़्यादा स्टोर हो रहा है, इकट्ठा हो जा रहा है, तो इससे मोटापा बढ़ेगा। और जब मोटापा बढ़ेगा तो बहुत सारे अन्य बीमारियां भी उसके साथ शुरू हो जाएंगी। लेकिन वो अधिकता के प्रभाव में है, अगर कमी हो जा रही है तो भी इसके प्रभाव देखने को मिलेंगे। यानी जितने पोषक तत्व हैं वो अगर हमारे शरीर में उनकी अगर कमी हो जा रही है तब भी उसके बैड इफेक्ट देखने को मिलेंगे, और अगर उसकी अधिकता हो जा रही है तब भी उसके बैड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सामान्य वृद्धि रुक जाना। वसा की कमी के प्रभाव में सबसे पहला है सामान्य वृद्धि रुक जाना। यानी वृद्धि के लिए आप सभी को पता है कि प्रोटीन बहुत जरूरी है शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए, लेकिन वसा की भी सामान्य रूप में आवश्यकता है। इसलिए यहाँ पे दिख रहा है सामान्य वृद्धि रुक जाना, क्योंकि वसा के द्वारा हमें ऊर्जा मिल रही है। तो ऊर्जा कहीं ना कहीं शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है। इसीलिए वसा के द्वारा शरीर की थोड़ी बहुत वृद्धि हो रही है। क्योंकि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट है या फिर लैक्टिक मदर है, लैक्टिक मदर यानी धात्री अवस्था, दूध पिलाने वाली माता, तो उनको वसा की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उनके आहार से एक शिशु का आहार जुड़ा हुआ है। तो इस कंडीशन में उनके डाइट में वसा की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा देने की आवश्यकता है बच्चे के लिए। क्योंकि बच्चा अभी छोटा है, उसके शारीरिक वृद्धि की अवस्था है। शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में यानी किशोरावस्था तक शारीरिक वृद्धि बहुत तीव्र गति से होती है। तो इस स्थिति में उनके आहार में वो सारे पोषक तत्व होने चाहिए जो उनकी वृद्धि के लिए अनिवार्य हों। तो इसी तरह से वसा की अगर कमी हो जा रही है तो सामान्य वृद्धि रुक जा रही है। यानी बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन सामान्य रूप से वृद्धि को प्रभावित कर रहा है, शारीरिक वृद्धि को। सेकंड है त्वचा खुरदुरा एवं चमकहीन होना। जब आपने कार्य पढ़ा था तो कार्य में आपने पढ़ा था कि त्वचा को सुंदर, चमकदार बनाए रखने के लिए वसा की आवश्यकता होती है। यानी स्किन टोन बहुत ग्लो करता है वसा। तो वो कार्य है, जब हमारे शरीर में उस पोषक तत्व की कमी हो जा रही है तो वो कार्य नहीं कर पाएगा, यानी उसका जो कार्य है वो अवरुद्ध हो जा रहा है, तो वो उसकी कमी हो जाएगी। इसी तरह त्वचा का रूखा, खुरदुरा, चमकहीन हो जाना वसा की कमी के प्रभाव हैं। वसा की कमी के कारण स्किन पे जो ग्लो होना चाहिए वो नहीं होता है, क्योंकि हमारे स्किन के अंदर एक डर्मिस लेयर होता है जिसमें तेल होता है।
वो तेल हमेशा स्रावित होता है। तो वो तेल तब स्रावित होना बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा जब हमारे शरीर में वसा की कमी हो जाएगी। तो इस कंडीशन में त्वचा बहुत ही बेजान, चमकहीन, खुरदुरा ऐसा दिखने लगता है। और जब स्किन इस तरह से दिखेगा तो जो भी व्यक्ति है, जब भी स्किन पे झुर्रियाँ पड़ेंगी और वैसा ग्लो नहीं रहेगा। यानी एक होता है जैसे कॉम्प्लेक्शन सबका अलग अलग होता है, कोई बहुत फेयर होता है, कोई डार्क होता है, कोई सांवला होता है, तो सबका स्किन टोन अलग अलग है, लेकिन उसमें ग्लो होना चाहिए, चमक होनी चाहिए। कलर कैसा भी हो, रंग कैसा भी हो व्यक्ति का, लेकिन उसमें एक चमक होनी चाहिए। और यह चमक किसकी वजह से होती है? वसा की वजह से होती है। कुछ विटामिन का भी इसमें रोल है, लेकिन वसा के द्वारा भी हमारे स्किन का जो चमक है वो बरकरार रहता है। तो ऐसे में अगर वसा की कमी हो जा रही है तो त्वचा पे असर पड़ रहा है। फिर है संतानोत्पत्ति के लिए आवश्यक। अब संतानोत्पत्ति के लिए किस प्रकार से आवश्यक है? संतानोत्पत्ति के लिए विटामिन ई का होना बहुत आवश्यक होता है संतानोत्पत्ति के लिए, यानी किसी बच्चे को जन्म देने के लिए। और विटामिन ई क्या है? विटामिन ई है वसा में घुलनशील विटामिन, यानी विटामिन ई का अवशोषण वसा के द्वारा ही होगा। यानी कोई भी व्यक्ति है, कोई भी महिला है, वो विटामिन ई का सेवन कर रही है, निरंतर कर रही है, लेकिन उसके शरीर में वसा की कमी अगर आ जा रही है तो ऐसे में वसा की कमी के कारण विटामिन ई का अवशोषण उनके शरीर में नहीं हो पा रहा है, जिससे संतानोत्पत्ति में परेशानी हो सकती है। तो इसीलिए वसा की अगर कमी हो जा रही है तो विटामिन ई का अवशोषण नहीं हो पाएगा, जिससे संतानोत्पत्ति पे असर पड़ेगा। फिर है कोशिकाओं की कार्यक्षमता में कमी होना। हमारे सेल्स, यानी एक तरह से आपको बताए गए थे जो कार्य में ये बताया गया था कि हमारे बॉडी के जितने पार्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है वसा। तो हमारे बॉडी के इंटरनल जो पार्ट्स हैं उनको सेफ रखता है, कुशन का कार्य करता है। कुशन का मतलब है कि उसे प्रोटेक्ट करके रखता है। जो बाहरी चोट है, आघात है, जो रगड़ है, जिससे हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स डैमेज ना हो, वो क्षतिग्रस्त ना हो, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वसा का एक लेयर बना रहता है। तो इसी प्रकार जो सेल्स हैं हमारे बॉडी के, सेल्स की कार्यक्षमता में कमी हो जा रही है क्योंकि ये वसा हमें एनर्जी दे रहा है और सेल्स को भी एनर्जी की जरूरत होती है। जब आपने कोशिका चैप्टर पढ़ा होगा, सेल्स पढ़ा होगा, तो आपको कोशिकाओं के जितने भाग हैं और उनके भी क्या कार्य हैं वो सब आपने पढ़ा होगा। तो कोशिकाओं में एक पार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें एनर्जी स्टोर होके रहती है। वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? वो एनर्जी हम जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं, इन पोषक तत्वों के द्वारा ही हमें एनर्जी मिल रही है। यानी हम भोजन ग्रहण इसीलिए कर रहे हैं जिससे हमें पौष्टिकता मिले, और पौष्टिकता हमें इन्हीं पोषक तत्वों से मिलती है। तो कोशिका को भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा स्टोर करके कोशिका रखता है और प्रत्येक भाग तक पहुंचाने का कार्य कोशिका ही करता है। तो अगर हमारे शरीर में वसा की कमी हो जा रही है तो कोशिकाओं की कार्य क्षमता में भी कमी देखने को मिलेगा। अब आते हैं वसा की अधिकता के प्रभाव। वसा की अधिकता अगर हमारे शरीर में हो जा रही है तो इसके क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे? सबसे पहले मोटापा। हम सभी को पता है, बचपन से ही पता है, और घर पे भी कहा जाता है कि वसा वाले भोज्य पदार्थ यानी डीप फ्राई या फिर घी, तेल, इन सारे भोज्य पदार्थों का सेवन अगर हम ज़्यादा करते हैं, नॉनवेज के आइटम्स का ज़्यादा सेवन करते हैं, तो मोटापा बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मोटापा अगर बढ़ रहा है तो जो हमारे सामान्य कार्य हैं, जैसे चलना, दौड़ना, उठना, बैठना, इन सारे सामान्य कार्यों में भी कठिनाई होती है। और बाकी अगर ऐसा कोई कार्य है जिसमें शारीरिक श्रम अधिक है, वो करना तो इम्पॉसिबल ही हो जाता है। तो ऐसे में अगर हमारा शरीर फिट रहे तो ज़्यादा बेहतर है। फिट कैसे रहेगा? जब हमारे शरीर में जितने भी न्यूट्रिएंट हैं उनकी क्वांटिटी बिल्कुल इक्वल हो, हमारी बॉडी रिक्वायरमेंट के अनुसार। यानी अब बॉडी रिक्वायरमेंट किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है हमारी एज पे,
हमारा जो लिंग है, स्त्री पुरुष, उस पर डिपेंड करता है। हमारी जो शारीरिक अवस्था है इस पे डिपेंड करता है। हम जिस जलवायु में रहते हैं इस पे डिपेंड करता है। और हमारी क्रियाशीलता कैसी है इस पे डिपेंड करता है। जब इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर हम अपना डेली डाइट मेंटेन करते हैं तो वो हमारा बैलेंस डाइट कहलाता है। जब बैलेंस डाइट हम लेंगे तो सारे न्यूट्रिएंट इक्वल होंगे, जितनी चाहिए उतनी हम ले रहे हैं, तो ऐसे में हमारा शरीर बिल्कुल फिट रहेगा। लेकिन अगर हमारे शरीर में वसा की अधिकता हो रही है और कोई भी पोषक तत्व एक दिन ज़्यादा लेने से अधिकता नहीं होती है, एक दिन कम खाने से उसकी कमी नहीं होती है। ये जो अधिकता है और ये जो कमी है ये निरंतर बनी रहे, लगातार बनी रहे, तब इफेक्ट करता है। अब जैसे वसा हम अपने डाइट को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, बस अनलिमिटेड खाते जा रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे हैं कि हमारी क्रियाशीलता कैसी है, एज कैसा है, जलवायु कैसी है, बस अनकंट्रोल होके हम भोजन का सेवन कर रहे हैं, अलग अलग पोषक तत्वों का सेवन कर रहे हैं, तो ऐसे में धीरे धीरे वो अपना प्रभाव दिखाएगा, अचानक से नहीं दिखाएगा। तो इसी तरह से वसा है, वसा की जब अधिकता हमारे शरीर में निरंतर हो रही है तो हमारा शरीर मोटापा की ओर बढ़ रहा है। और जब मोटापा की ओर बढ़ रहा है यानी एक तरह से यहाँ पे आपको अलग अलग इफेक्ट दिख रहे हैं। इफेक्ट क्या है? बीमारियां ही हैं, जैसे मधुमेह है, हृदय रोग है, गुर्दा संबंधी रोग है। तो ये सारा का सारा यहीं से शुरू हो रहा है। कहाँ से? मोटापा से। यानी एक इफेक्ट मोटापा हमारे शरीर को और भी रोगों के लिए इन्विटेशन दे रहा है, दावत दे रहा है। क्योंकि आप अक्सर देखेंगे, आप अपने आसपास ही देखिए, जो भी व्यक्ति, और एक तरह से देखा जाए मोटापा अगर स्त्री और पुरुष दोनों को देखा जाए तो पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां एक एज में ज़्यादा मोटी होती जाती हैं। खासकर वो जब बच्चे को जन्म दे देती हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, यानी प्रौढ़ावस्था में, प्रौढ़ावस्था के अंत तक स्त्रियां पुरुषों के अपेक्षा ज़्यादा मोटी होती हैं। और आप देखिए, अपने आसपास ही देखिए, आपको ये दिखेगा कि जो भी मोटा व्यक्ति है, स्त्री हो या पुरुष, वो किसी न किसी बीमारी से जरूर ग्रसित है। और खासकर ब्लड प्रेशर, शुगर या फिर किडनी से रिलेटेड कोई रोग, यानी इस तरह के रोग आजकल कॉमन हो गए हैं। क्योंकि हम अपने आहार पे ध्यान नहीं देते। और आहार पे ध्यान कब से देना है? जब एक बच्चा माँ के गर्भ में आ रहा है, यानी गर्भाधान। गर्भाधान से हमें अपने आहार पे ध्यान देना है और वृद्धावस्था तक देना है। ऐसा नहीं है कि अभी बच्चा माँ के गर्भ में है तो अभी तो वो टोटली माँ पे डिपेंड है, आहार तो उसे कुछ अलग से देना नहीं है, तो अभी ध्यान देने की क्या जरूरत है? जब बच्चा जन्म ले लेगा, जब खुद से खाना सीख जाएगा, यानी उसकी जब एक उम्र खाने की हो जाएगी, तब से उसके आहार पे ध्यान देना सही रहेगा। अगर गर्भाधान से ही ध्यान नहीं दिया गया, निर्माण में इफेक्ट पड़ेगा, उसके बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं सही प्रकार से निर्माण नहीं होगा। इसके अलावा हो सकता है कि जो न्यूट्रिएंट हैं, पोषक तत्व हैं, वो बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से जैसा शिशु का वेट होना चाहिए, हाइट होनी चाहिए, शरीर के जितने भाग होने चाहिए, वो कहीं ना कहीं उसमें इफेक्ट पड़ा है। तो इसीलिए जो हमारा आहार है वो गर्भाधान से ही सही होना चाहिए और वृद्धावस्था तक सही होना चाहिए। ये एक ऐसा ये जो पोषक तत्व है ये हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ है। यह विषय कोई पढ़े या ना पढ़े, भोजन सभी लोग ग्रहण करते हैं। क्योंकि हम एक तरह से हम जो भी कार्य कर रहे हैं, हमारा जो भी लक्ष्य है, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी मूलभूत आवश्यकता क्या है? भोजन, वस्त्र और मकान। तो सबसे पहले तो भोजन ही आ रहा है। तो भोजन किस लिए हम कर रहे हैं? स्वाद के लिए कर रहे हैं, जीने के लिए कर रहे हैं। हेल्थ अच्छा रहेगा तभी तो हम स्वाद ले पाएंगे, तभी तो हम जी पाएंगे। तो इसी चीज पे हम ध्यान नहीं देते, फोकस नहीं करते हैं। तो या तो न्यूट्रिएंट की अधिकता हो जा रही है या तो कमी हो जा रही है। तो फिर इसका फायदा क्या है? सिर्फ जीने के लिए खा रहे हैं, सिर्फ स्वाद के लिए खा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए जितने भी पोषक तत्व हैं वो बैलेंस होने चाहिए हमारे बॉडी में। तो मोटापा इसका सबसे बड़ा कारण है।
वसा की अधिकता का। इसके अलावा जब मोटापा हो रहा है तो मधुमेह, शुगर, हृदय संबंधी रोग, गुर्दा प्रभावित होना ये कॉमन है। ये ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि ये सारे रोग मोटापा होने के बाद होंगे ही। अब जैसे मधुमेह, शुगर, तो शुगर का जो कारण होता है ये जरूरी नहीं है हम सिर्फ मोटापा ही इसे कहें, इसका कारण कहें। शुगर ज़्यादातर जेनेटिक भी होता है, वंशानुगत भी होता है। इसके अलावा शुगर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को हस्तांतरित होती है क्योंकि जेनेटिक है, वंशानुगत है। लेकिन दूसरा कारण मोटापा भी है। ज़्यादातर देखने को यह मिलता है कि अगर जेनेटिक नहीं है, शुगर एक व्यक्ति को हुआ है और उसके खानदान में किसी को पहले नहीं था, तो हो सकता है मोटापा के कारण ही शुगर हुआ हो, मधुमेह हुआ हो। तो यानी वसा की अधिकता की वजह से व्यक्ति मधुमेह से ग्रसित हो सकता है, क्योंकि वसा और कार्बोज का सेवन अत्यधिक हो रहा है। वसा का भी सेवन अत्यधिक कर रहे हैं, कार्बोज का सेवन भी अत्यधिक कर रहे हैं, जिसके कारण जो ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है। और वसा का जब आप लोगों ने वर्गीकरण पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा वसा को अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो वसा के द्वारा जो ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है, वसा के द्वारा नहीं, कार्बोज के द्वारा जो ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है वो हमारे शरीर में जाकर स्टोर हो रहा है और वसा के द्वारा हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। लेकिन ग्लाइकोजन का भी एक लिमिट होता है स्टोर होने का हमारे शरीर में। तो अगर अत्यधिक मात्रा में हम कार्बोज का सेवन कर रहे हैं प्लस वसा का सेवन कर रहे हैं तो हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जा रही है, और जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जा रही है इसी वजह से मधुमेह रोग हो जा रहा है। तो वसा की अधिकता से शरीर में मधुमेह रोग होना स्वाभाविक है। इसके अलावा हृदय संबंधी रोग, तो हृदय संबंधी रोग यानी हार्ट डिजीज, तो वसा की अधिकता के कारण हमारे शरीर में, हमारे रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। अगर सामान्यतः देखा जाए किसी व्यक्ति को, तो सामान्यतः किसी भी व्यक्ति के रक्त में जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है वह होनी चाहिए 120 से 160 mg प्रति 100 ml। यानी कोई भी सामान्य व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति में जो रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है वो होनी चाहिए 120 से 160 mg प्रति 100 ml होनी चाहिए। लेकिन अगर शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जा रही है तो जो हमारे शरीर में धमनियां हैं उनकी दीवारों पे जमने लगता है कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा दीवारों पे जमने से, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर हमारे शरीर में दीवारों में जम जा रही है तो दीवारें कठोर हो जा रही हैं, और साथ में जो कैल्शियम है वो भी स्टोर होने लगता है। यानी सिर्फ वसा की अधिकता से रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ रही है, और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से जो धमनियों की दीवारें हैं वो कठोर हो रही हैं, और प्लस जो कैल्शियम है उसका भी जमाव हो रहा है। तो इसके कारण जो रक्त का जो बहाव है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो कम होने लगती है, उसकी गति कम होने लगती है, और जिसके कारण हार्ट अटैक हो सकता है। तो इस वजह से हृदय संबंधी रोग वसा की अधिकता के कारण हो रहा है। इसके अलावा है गुर्दे प्रभावित होना, यानी एक तरह से देखा जाए तो जितने हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट हैं जिनको ये प्रोटेक्ट करके रख रहा है, जैसे हार्ट को प्रोटेक्ट करके रख रहा है, सेल्स को प्रोटेक्ट करके रख रहा है, किडनी को प्रोटेक्ट करके रख रहा है, तो इस प्रकार अगर अधिकता हो जा रही है तो प्रोटेक्ट तो कर ही रहा है, लेकिन जो उसका स्पेस है वो कवर कर रहा है। यानी गुर्दे का और हृदय का जितना स्पेस उसे मिलना चाहिए, इनको कार्य करने के लिए, इन अंगों को कार्य करने के लिए जितना जगह मिलना चाहिए उतना जगह नहीं मिल पा रहा है।
और वो जगह कौन कवर कर रहा है? वो वसा कवर कर रहा है। वसीय अम्ल के रूप में इतना ज़्यादा स्टोर हो गया है कि इन सारे अंगों के आसपास जमा हो गया है, जिससे इनके जो कार्य हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। और जब जिनके जो कार्य प्रभावित होंगे तो जाहिर सी बात है उसमें उसका प्रभाव खराब ही देखने को मिलेगा। यानी हृदय को जैसा बीट करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसको उतना स्पेस नहीं मिल रहा है, तो हृदय संबंधी रोग हो जा रहा है। गुर्दा, किडनी के आसपास अगर बहुत ज़्यादा स्पेस वसा ने स्टोर करके रखा है, इकट्ठा करके रखा है, तो ऐसे में जो गुर्दा है वो प्रभावित हो रहा है, गुर्दे संबंधी रोग होना स्वाभाविक है। तो यह क्या है? वसा की अधिकता के प्रभाव। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, अगर वसा की अधिकता हो जा रही है तो व्यक्ति किस प्रकार से दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे एक बच्चे का फिगर दिखाया गया है, तो कोई भी व्यक्ति अगर मोटापे का शिकार हो रहा है तो उसका शरीर कितना बेडौल हो जाता है, कितना बेढंगा दिखने लगता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसीलिए जितने पोषक तत्व हैं वो सही मात्रा में आपको प्रतिदिन लेना चाहिए। अब मोटापा अगर हमारे शरीर में हो रही है तो इसके कम करने के क्या उपाय हैं? तो मोटापा को कम करने के सामान्य उपाय है शारीरिक कार्य। यानी अगर मोटापा हमारे शरीर में हो गया है तो अब इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? तो बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम करने की ज़रूरत है, जिससे शरीर बहुत ज़्यादा थका थका रहे, पसीने बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हों। प्रोटीन का पर्याप्त मात्रा में सेवन। अब हम क्या करेंगे? मोटापा कम करने के लिए प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा देंगे और कार्बोज और वसा की मात्रा को कम कर देंगे। क्योंकि प्रोटीन की मात्रा जब हम बढ़ाएंगे तो प्रोटीन का जो मुख्य कार्य है शरीर का निर्माण, तंतुओं का निर्माण, शरीर के तंतुओं की टूट फूट की मरम्मत, ये तो अपना मुख्य कार्य करेगा ही। और प्लस जो इसका अतिरिक्त कार्य है ऊर्जा देना। अब चूंकि शरीर को चलने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, ऊर्जा के बिना तो शरीर का संचालन ही नहीं पॉसिबल है, तो प्रोटीन का जो मुख्य सेकंड फंक्शन है ऊर्जा देना, तो वो ऊर्जा भी देगा। और प्लस कार्बोहाइड्रेट और वसा के कारण हमारे शरीर में जो मोटापा बढ़ा है इसको कंट्रोल किया जा सकता है। साथ में निश्चित समय पर भोजन का सेवन करना, ये बहुत बड़ा कारण है। अगर हम अपने खाने का एक रूटीन सेट नहीं करते हैं, जब जो इच्छा तब खा लिया, यानी एक समय निर्धारित किया गया है, सुबह के टाइम में ब्रेकफास्ट, दोपहर के टाइम में लंच, शाम के टाइम में स्नैक्स, रात के टाइम में भोजन, और उसका भी एक समय निर्धारित है। तो अगर हम एक निश्चित समय पे भोजन करते हैं, थोड़ा ही करते हैं, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही इफेक्टिव होगा और उसका इफेक्ट अच्छा पड़ेगा। लेकिन अनिश्चित समय पर कभी मन किया तो डिनर किया, कभी मन किया तो ब्रेकफास्ट किया, नहीं मन किया तो ऐसे ही निकल गए, ऐसे ही छोड़ दिए, पूरा दिन ऐसे ही काम किए, तो ऐसे में हमारा शरीर मोटापा की ओर ही बढ़ता है। आगे है फल एवं रस का अधिक सेवन। क्योंकि फल और रस का सेवन करेंगे तो इसमें विटामिन्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं और रफेज भी हैं। रफेज क्या करता है? हमारे शरीर में जितने भी वेस्ट चीज़ें हैं, खासकर बाकी सारी चीज़ों का पाचन, यानी रफेज का खुद का कोई पोषण मूल्य नहीं है, लेकिन बाकी सारे भोज्य पदार्थों को पचाने का कार्य बहुत अच्छे से करता है। भोजन में सलाद का सेवन, वही चीज़ है, विटामिन, मिनरल्स और रफेज, इसमें भी वही मिलेगा। व्यायाम करना मोटापा कम करने का ये बहुत अच्छा उपाय है कि अलग अलग तरह के नियमित रूप से व्यायाम करने चाहिए। आहार में वसा एवं कार्बोज दोनों की मात्रा कम करना, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आहार में वसा और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को हम कम कर देंगे। अब अगर देखा जाए वसा का पाचन, तो वसा का जो पाचन है वो मुंह में तो बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि वसा का पाचन बहुत ही जटिल होता है। आप खुद अनुभव करेंगे, जब आप वसा वाले भोज्य पदार्थों का सेवन करते हैं तो बहुत देर तक आपको भूख नहीं लगती है, ऐसा लगता है आप पूरा अब गले तक आपने खाना खाया हुआ है। तो इसलिए इसका पाचन बहुत जटिल होता है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है इसको पचने में। तो वसा का पाचन मुंह में तो बिल्कुल नहीं होता है। वसा का पाचन छोटी आंत के पक्वाशय और शिशांत्र भाग में होता है। वसा का पाचन छोटी आंत के पक्वाशय और शिशांत्र भाग में होता है, और साथ ही अमाशय, यानी इसका पाचन अमाशय से शुरू होता है और छोटी आंत के पक्वाशय और शिशांत्र भाग में होता है। वसा का अवशोषण
देखा जाए तो वसा का अवशोषण भी बहुत जटिल है। जो वसा का चयापचय है, वसा का चयापचय का जो मुख्य स्थान है वो है यकृत। तो यह था आपका वसा। तो वसा चैप्टर आपका यहीं खत्म होता है। अब मिलते हैं अगले पोषक तत्वों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।